नमस्कार दोस्तों, टिकर टीवी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खाने के तेल और तिलहन मार्केट के बारे में। दोस्तों, आपने देखा है कि पिछले दिनों में सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, कैस्टर सभी मार्केट में काफ़ी उठक पाठक दिखने को मिली है। मार्केट में काफ़ी तरह के डेवलपमेंट भी हो रहे हैं, काफ़ी डेटा भी आ रहा है, उनका भी इम्पेक्ट हो रहा है और मार्केट किस तरह से जा रहा है वो एक दिशा उसका तय करने में ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर और इन ट्रेड के जुड़े हुए सभी लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है। दोस्तों, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और आगे जाके ये मार्केट कौन सी दिशा की ओर जा रहा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि सोयाबीन के जो प्राइस है वो वायदे बाज़ार में 10,000 रुपये के ऊपर चले गए थे, हाजिर बाज़ार में 12,000 रुपये तक गए थे। खली का भाव बहुत ऊपर गया था और ट्रेड के सभी लोगों ने एक गवर्नमेंट को सिफारिश की थी कि आपको खली की आयात है उनको छूट देनी चाहिए और गवर्नमेंट ने ये सिफारिश जो ट्रेड की थी उनको मान के 15 लाख टन खली की आयात करने की छूट दी। जैसे ही गवर्नमेंट का ये निर्णय आया उसका इम्पैक्ट तुरंत ही वायदे बाजार में आया। 6% की मंदी की सर्किट लगी और भाव है वो गिरने शुरू हो गए। लेकिन पिछले 2 दिनों से हम सब जानते हैं कि थोड़ी मार्केट है वो संभलने जा रही है। जो गिरावट हुई थी वहाँ से फिर से भाव ऊपर जाने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, अगर हमारे देश के खाने के तेल और तिलहन की हमें बात करनी है तो हमें जो विदेशी मार्केट में तेल और तिलहन की जो स्थिति है उनके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ज़रूरत का 75% हम आयात करते हैं और उन्हीं आयात के बावजूद हमारा जो इंडिया का मार्केट है उनका जो फंडामेंटल है उनका कोई इम्पेक्ट नहीं रहता है। लेकिन फॉरेन यानी कि विदेशी मार्केट में जो भी हलचल मची रहती है उनका इम्पेक्ट तुरंत यहाँ दे मिलता है। दोस्तों, हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल, पाम तेल की हम इंपोर्ट करते हैं, तो पाम के जो फंडामेंटल है उनका इम्पेक्ट हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, हम थोड़े पिछले 2-3 दिनों में जो पाम ऑयल के मार्केट के जो डेटा है उनके पर नज़र करेंगे। मलेशिया और इंडोनेशिया, आप सब जानते हैं कि 2 कंट्री है, उन देशों में पाम ऑयल की मार्केट में जो भी होता है उनका तुरंत ही इम्पेक्ट हमारे यहाँ आता है। बुधवार को मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड ने जुलाई महीने के प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और स्टॉक, एंडिंग स्टॉक के बारे में जो डेटा दिए उनमें एक ट्रेड का जो अनुमान था उनके विपरीत डेटा आए, उनका तुरंत इम्पेक्ट आया और मलेशियन पाम ऑयल जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उनमें 300 से ज़्यादा रिंगिट की तेज़ी बुधवार को हमें दिखाई दी। रॉयटर, ब्लूमबर्ग और कॉमर्शियल इंटरनेशनल मर्चेंट बैंक जो मलेशिया का एक बड़ा बैंक है, उन्होंने जो एंडिंग स्टॉक का अनुमान रखा था उनसे विपरीत स्टॉक आया। रॉयटर ने रखा था 1.67% इंक्रीज होगा स्टॉक, ऐसा बोल रहा था। ब्लूमबर्ग ने 0.37% इंक्रीज की बात की थी और CIMB ने बात की थी 0.62%। लेकिन मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड ने जो डेटा दिया उनमें स्टॉक है वो 7.31% कम हुआ। उनका सबसे बड़ा इम्पेक्ट रहा। पिछले 5 महीने से मलेशियन पाम ऑयल का स्टॉक लगातार बढ़ रहा है, उसमें एक ब्रेक लगा और स्टॉक है वो घटना शुरू हो गया। मार्केट में
मलेशियन पाम ऑयल मार्केट में दो तरह के प्रॉब्लम हैं। एक प्रॉब्लम है कोरोना के इम्पैक्ट से लेबर शॉर्टेज बढ़ रही है, उसके असर प्रोडक्शन पे भी पड़ रहा है। जुलाई महीने के जो प्रोडक्शन डेटा थे उनमें 5.70% की कमी देखने को मिली। ये सभी ने जो एस्टीमेट रखा था, रॉयटर ने रखा था 3.99% का, ब्लूमबर्ग ने रखा था 4.73% का और CIMB ने रखा था 5.48%। इनके सामने मलेशियन पाम ऑयल बोर्ड ने जो डेटा दिया उसमें 5.17% की कमी हुई। पाम ऑयल का प्रोडक्शन है वो भी धीरे धीरे घटता जाएगा। अगस्त और सितंबर में हमें ऐसी उम्मीद है कि पाम ऑयल का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा घटेगा। एक्सपोर्ट के बारे में जो भी एस्टीमेट रखा था उनसे बहुत कम एक्सपोर्ट हुई है, कम एक्सपोर्ट की बढ़ोतरी है वो कम हुई है। रॉयटर ने रखा था 4.23% एक्सपोर्ट कम होगा, ऐसा अनुमान रखा था। ब्लूमबर्ग ने रखा था 4.86% कम होगा, ऐसा अनुमान रखा था। और CIMB ने अनुमान रखा था 6.41%। लेकिन उनके सामने एक्सपोर्ट की जो कमी हुई वो सिर्फ 0.48% हुई। तो एक्सपोर्ट कम हुआ, एंडिंग स्टॉक घटा और प्रोडक्शन भी घटा। तो उनका इम्पैक्ट आगे जाके मलेशियन पाम ऑयल मार्केट में हमको ज़्यादा ही दिखाई देगा। स्टॉक कम होगा, प्रोडक्शन भी कम हो सकता है और उनके सामने डिमांड भी बढ़ सकती है, क्योंकि इंडिया में फेस्टिवल सीजन आ रही है और चाइना में मिड ऑटम के त्यौहार चालू होने वाले हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी ट्रेड को ध्यान रखनी चाहिए कि जो अगस्त के 1 तारीख से 10 तारीख का जो प्रोडक्शन का फिगर और एक्सपोर्ट का फिगर आया है वो काफ़ी बेरिश है। मलेशियन पाम ऑयल का जो एक्सपोर्ट के फिगर आए थे 1 तारीख से 10 तारीख का जो एस्टीमेट आया था, ITS कार्गो सर्वे है उन्होंने ये रखा था कि मंथली एक्सपोर्ट है वो 12.8% कम हुई थी और ईयरली एक्सपोर्ट है वो 14.6% कम हुई है। एमस्पेक ने जो अनुमान रखा था वो था मंथली एक्सपोर्ट है वो 10.3% कम हुई और ईयरली जो एक्सपोर्ट है वो 14.2% कम हुई। तो ये एक्सपोर्ट के फिगर है वो काफ़ी बेरिश है। प्रोडक्शन के फिगर है वो भी बेरिश है। प्रोडक्शन जो हुआ था 1 से 5 अगस्त के बीच में जो हुआ था 33.2% पिछले महीने से प्रोडक्शन बढ़ा है। 1 से 10 तारीख के फिगर देखें तो उनमें 10.5% प्रोडक्शन बढ़ा है। तो आगे जाके 1 के 10 तारीख के जो फिगर है वो दिखाता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जिस तरह से कोरोना का लेबर मार्केट पर असर हो रहा है, लेबर शॉर्टेज हो रही है और जिस तरह से डिमांड हमें आगे जाके बढ़नी दिख रही है, वहाँ से ऐसा लग रहा है कि आगे जाके मलेशियन पाम ऑयल की एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगी और प्रोडक्शन है और भी घटेगा। दूसरी बात सबसे बड़ी कि पिछले 1 साल में जो भी पाम ऑयल मार्केट में तेजी आई उनके पीछे इंडोनेशियन मार्केट का बायोडीजल मैंडेट वो सबसे ज़्यादा असर करता है। कोरोना की इम्पैक्ट से ऐसा लग रहा था कि जो इंडोनेशिया का जो बायोडीजल मैंडेट है वो जो अनुमान लगाया था उसकी मुताबिक आगे नहीं जा रहा है। लेकिन इंडोनेशियन मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के जो भी डेटा आए हैं वो बताते हैं कि इंडोनेशिया में बायोडीजल मैंडेट जिस तरह से अनुमान लगाया था उसी दिशा में उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जनवरी से जून तक जो भी इंडोनेशियन मिनिस्ट्री ने जो एक अनुमान लगाया था कि इतना बायोडीजल का कंजम्पशन होगा, वो अनुमान का 46.7% अभी बायोडीजल का कंजम्पशन हुआ है। तो बायोडीजल जो B13 यानी कि 30% उनको कंपलसरी पाम ऑयल का एडमिक्सचर बायोडीजल में बायोफ्यूल में करना है, वो उसके मुताबिक ये प्लान चल रहा है। 2022 में इंडोनेशिया B14 मैंडेट की तरफ आगे बढ़ने वाला है। तो बायोडीजल में पाम ऑयल का जो इस्तेमाल होता है वो भी
अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि 46.7% अभी तक जो बायोडीजल का कंजम्पशन हो रहा है उसके मुताबिक पाम ऑयल का कंजम्पशन इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो पाम ऑयल की अगर बात करें तो मलेशिया और इंडोनेशिया के जो फंडामेंटल है वो आगे जाके हमें दिखा सकता है कि मार्केट में कोई ज़्यादा बेरिश फंडामेंटल आने वाले नहीं है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में हम सब जानते हैं कि अगस्त और सितंबर ये फेस्टिवल सीज़न की डिमांड का महीना है। अक्टूबर में दिवाली आएगी, उसके बाद त्यौहार का एक अक्टूबर महीना चालू हो जाएगा, तो अगस्त महीना से डिमांड शुरू होती है। तो हमारी जो एडिबल ऑयल स्टॉक है वो भी एक हमें दिखाता है कि आगे जाके मार्केट क्या होगा। जुलाई एंड में हमारे पोर्ट पर जो इंपोर्टेड एडिबल ऑयल का स्टॉक है वो था 5.85 लाख टन, जो जून के एंड में था 7.27 लाख टन। तो 1.42 लाख टन है वो स्टॉक कम हुआ है एडिबल ऑयल का। आगे जाके हमारी जो इंपोर्ट है वो भी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि फेस्टिवल का डिमांड आएगा। हमारा जो ऑयल सीड का जो शोइंग है वो अभी चालू है। नई अराइवल्स है वो सितंबर एंड यानी कि या तो अक्टूबर की शुरुआत में मार्केट में आएगी। वहाँ तक हमें इंपोर्टेड ऑयल से ही चलाना पड़ेगा। एडिबल ऑयल की इंपोर्ट के बारे में सोचें तो हमारी इंपोर्ट जो है वो जून में 9.69 लाख टन आई है, और जुलाई में जो इंपोर्ट आई है वो 9.04 लाख टन आई है। अगर हम नवंबर से मार्च तक देखें तो हमारी जो इंपोर्ट है वो 10 से 12 लाख टन हुई थी, लेकिन पिछले 2 महीने से हमारी इंपोर्ट है वो 9 से 9.5 लाख टन से ऊपर नहीं जा रही है। तो उसके अगर ये फिगर को देखें और आगे हमें क्या दिखाई देता है, तो जीजीएन रिसर्च जो सबसे बड़ी रिसर्च कंपनी है इंडिया की एडिबल ऑयल और ऑयलसीड मार्केट की, उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि अगस्त में पाम ऑयल का इंपोर्ट है वो 66% बढ़ेगा और सोया ऑयल का इंपोर्ट है वो 47% घटेगा। इसका कारण ये है कि हमारा सोया ऑयल का जो इंपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा अर्जेंटीना से आता है, और हमने पिछली बार भी बात किया था कि अर्जेंटीना में जो पराना रिवर है उनका जो वाटर लेवल है वो 77 ईयर का लो हो गया है, और उनके कारण अगस्त और सितंबर में जो अर्जेंटीना से सोया ऑयल का डिस्पैच होगा वो 40% कम होगा। तो उसका इम्पैक्ट तुरंत मिलेगा यहाँ पे। और हमारा जो इंपोर्ट है वो अगस्त में हमारा इंपोर्ट पाम ऑयल का जो है वो 5.5 से 6 लाख टन हो रहा है, वहाँ से 6.5 लाख टन होगा, और सितंबर में जो इंपोर्ट है वो इंपोर्ट 7.5 लाख टन होगा। तो इंपोर्ट में 1 से 1.5 लाख टन की बढ़ोतरी पाम में इंडिया में होगी। इनका सीधा इम्पैक्ट मलेशिया और इंडोनेशिया की मार्केट में पड़ेगा। सोया ऑयल का जो इंपोर्ट है वो अगस्त में घट के 2 लाख टन होगा, और सितंबर में ये जो इंपोर्ट है वो 2.5 लाख टन होगा। जो एवरी मंथ हमारा इंपोर्ट है वो 3.5 लाख टन सोया डिगम का इंपोर्ट होता है। तो इंपोर्ट में भी कमी होगी। आगे बात करें तो हमारी जो देश की दूसरी आयात जो होती है वो सोया ऑयल की होती है। सोया ऑयल का यूएस का जो क्रॉप है वो तैयार हो चुका है, नई अराइवल्स भी शुरू हो चुकी है, लेकिन यूएस क्रॉप की जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब माना जा रही है। जो यूएसडीए का अभी जो रिपोर्ट आया था 8 अगस्त तक जो यूएस क्रॉप की कंडीशन है उनके बारे में जो रिपोर्ट आया था उन्होंने बताया कि जो क्रॉप की गुड कंडीशन जो है वो अभी है 48%। टोटल क्रॉप में से 48% जो क्रॉप है उसकी कंडीशन गुड मानी जा रही है, अच्छी मानी जा रही, जो पिछले साल 57% थी। यानी कि पिछले साल के मुकाबले सोयाबीन क्रॉप की कंडीशन थोड़ी ख़राब मानी जा रही है। एक्सेलेंट यानी कि बहुत ही अच्छी जो कंडीशन है वो पिछले साल 17% थी, जो इस साल 12% है, उसमें भी 5% की कमी है।
जो खराब कंडीशन है क्रॉप की वो है, पिछले साल 4% से खराब थी क्रॉप, वो इस बार 10% है। और सबसे बहुत ज़्यादा खराब है वो पिछले साल सिर्फ 1% था, वो इस बार 3% है। और एवरेज कंडीशन जो है वो पिछले साल 21% था, इस बार 27%। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सोयाबीन मार्केट की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती है। हम जानते हैं कि रशिया, यूक्रेन और कजाकिस्तान और ब्लैक सी का जो सनफ्लावर का जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 72 लाख टन की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, काफ़ी इंक्रीज होने वाली है। लेकिन ये जो क्रॉप आएगा वो सितंबर में आएगा। लेकिन जो कनाडा में कनोला क्रॉप की जो सिचुएशन है, वो स्टॉक की सिचुएशन और क्रॉप की सिचुएशन दोनों ख़राब है, तो उसका असर है वो मस्टर्ड की मार्केट में दिख रहा है। अभी इंटरनेशनल मार्केट में अभी दिख रहा है, तो उनकी असर सोयाबीन मार्केट में भी पड़ेगी। तो कुल मिला के अगर तेल और तिलहन की बात करें तो अभी जो मार्केट जा रहा है वो इतना बेरिश, जितना हमने पिछले 3-4 दिनों में जो मार्केट गिरता हुआ देखा, इतना बेरिश नहीं है। आगे जाके मार्केट में कोई ऐसे भी सिग्नल आ सकते हैं कि मार्केट बाउंस बैक भी हो सकता है। तो ये बात सबको ध्यान रखनी चाहिए। ऐसी तेल और तिलहन की मार्केट के बारे में बात लेके हम आपके यहाँ पे रेगुलर आते रहेंगे और आपसे इसके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।